हेलो दोस्तों, क्या हालचाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब मजे में होंगे। हमारी आज की कहानी एक फ्रेंच लड़की के जीवन पर आधारित है जिसका नाम है फ्रेडी। वैसे तो फ्रेडी का जन्म साउथ कोरिया में हुआ था, लेकिन बचपन में ही किसी मजबूरी के चलते उसके माँ बाप ने उसे अनाथालय में छोड़ दिया। फिर वहां से उसे किसी फ्रेंच कपल ने अडॉप्ट कर लिया और तब से लेकर आज तक फ्रेडी की पूरी जिंदगी फ्रांस में ही बीती है। भले ही फ्रेडी एक अडॉप्टेड चाइल्ड रही हो, लेकिन उसके फ्रेंच पेरेंट्स से उसे भरपूर प्यार मिला और यही वजह है कि आज वो खुद को पूरी तरह से फ्रेंच मानती है। फ्रेडी को भी ये बात पता है कि साउथ कोरिया में रहने वाले उसके असली माता पिता ने उसे बचपन में ही त्याग दिया था और इसी वजह से वो साउथ कोरिया और यहाँ के रहने वाले लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। फ्रेडी की उम्र अब 25 साल हो चुकी है और किसी काम के चलते उसे एक दिन अचानक से साउथ कोरिया आना पड़ता है। तो फिल्म के पहले सीन में हम फ्रेडी को साउथ कोरिया के किसी होटल में जाते हुए देखते हैं। फ्रेडी को कोरियन लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन इस होटल की रिसेप्शनिस्ट को फ्रेंच आती थी। वो फ्रेडी से पूछती है कि आप यहाँ कितने दिनों के लिए रहने वाली हैं। फ्रेडी कहती है वैसे तो साउथ कोरिया में मुझे 2 सप्ताह के लिए रुकना है, लेकिन इस होटल में मुझे सिर्फ 3 दिन के लिए ही रूम चाहिए। इस रिसेप्शनिस्ट का नाम है टूना और बातचीत के दौरान इन दोनों की ठीक ठाक दोस्ती भी हो जाती है। इसके बाद ये दोनों पार्टी करने के लिए एक बियर बार में जाते हैं। यहाँ पर टूना का एक दोस्त विंजो भी इनके साथ था। ये तीनों साथ में पार्टी करते हुए काफी सारी बातें करते हैं। फ्रेडी इन दोनों को अपने बचपन से लेकर आज तक की सारी कहानी बताती है। टूना फ्रेडी से कहती है कि अब जब तुम साउथ कोरिया आ ही गई हो तो तुम्हें एक बार अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से जरूर मिलना चाहिए। फ्रेडी उनसे कहती है कि मेरे फ्रेंच पेरेंट्स ही असली माता पिता हैं। मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने तो मुझे पैदा करते ही छोड़ दिया था, तो उनकी तो मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहती। लेकिन टूना ये बात समझ जाती है कि ऊपर से फ्रेडी चाहे कुछ भी बोले, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने साउथ कोरियन पेरेंट्स से एक बार मिलने की इच्छा तो जरूर रखती है। टूना फ्रेडी को बताती है कि इसी शहर में एक बहुत पुराना एडॉप्शन सेंटर है, तुम्हें वहां जाकर अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में जरूर पता लगाना चाहिए। फ्रेडी उसकी बात को काटते हुए कहती है कि मैं उन दोनों से कभी नहीं मिलना चाहती और उसके बाद वो वहां बैठे सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा करने लगती है। टूना और उसके कजिन के लिए ये सब कुछ देखने में थोड़ा अजीब था, लेकिन फ्रेडी बचपन से ही फ्रांस में रही है, इसलिए उसके लिए अनजान लोगों के साथ मिलजुल के यूं पार्टी करना कोई नई बात नहीं थी। ये सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काफी सारी बातें करते हैं और बियर पीते हैं और कुछ ही घंटों के अंदर ये सब के सब नशे में एकदम धुत हो जाते हैं। अगले सीन में जब फ्रेडी नींद से जागती है तो उसे पता चलता है कि कल रात वो नशे में टूना के कजिन के साथ इंटीमेट हुई थी, लेकिन फ्रेडी को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फ्रेंच कल्चर में ये सब कुछ होना एक आम बात है। लेकिन जिस लड़के के साथ ये इंटीमेट हुई थी उसके लिए ये सब कुछ आम बात नहीं है और यही वजह है कि अब वो मन ही मन फ्रेडी को पसंद करने लगा था। फिर अगली सुबह फ्रेडी अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। इसके लिए वो सबसे पहले उस एडॉप्शन सेंटर का दरवाजा खटखटाती है जिसके बारे में उसे कल रात टूना ने बताया था। फ्रेडी को इस जगह से काफी उम्मीदें थीं। उसे लग रहा था कि उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स उसे आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ आके उसे पता चलता है कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला। यहाँ की मैनेजर फ्रेडी को बताती है कि तुम अपने पेरेंट्स से तभी मिल पाओगी जब वो दोनों तुमसे मिलना चाहेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम तुम्हारे पेरेंट्स को टेलीग्राम करेंगे। अगर जवाब में उन्होंने तुमसे मिलने की इच्छा जताई तभी हम तुमको उनका नाम और एड्रेस दे पाएंगे। फ्रेडी को ये सब कुछ सुनकर बहुत अजीब लगता है कि आखिर ये कैसी दुनिया है जहाँ एक अडॉप्टेड चाइल्ड अपनी मर्जी से अपने माता पिता से मिल भी नहीं सकता। फ्रेडी को यहाँ पता चलता है कि उसके माता पिता पहले ही एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, इसलिए अडॉप्शन सेंटर वाले उन दोनों को अलग अलग टेलीग्राम कर देते हैं और फ्रेडी से कहते हैं कि जवाब आने तक आपको इंतजार करना होगा। फ्रेडी के लिए इस समय का एक एक पल बहुत ही बेचैन करने वाला था। एक तरफ तो उसका दिल कहता है कि वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से कभी ना मिले, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो उन दोनों को एक बार देखना भी चाहती है। फ्रेडी और टूना की अब अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी, इसलिए वो बाकी के बचे हुए दिन भी उसी के होटल में रुकने का फैसला करती है। फिर एक दिन एडॉप्शन सेंटर से फ्रेडी के लिए फोन आता है और यहाँ उसे पता चलता है कि उसके फादर ने टेलीग्राम का जवाब देते हुए उससे मिलने की इच्छा जताई है। फ्रेडी फोन पर अपने फादर से बात करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी, इसलिए टूना ही उसके फादर से बात करके उनके घर का एड्रेस लेती है। फिर अगले दिन फ्रेडी टूना के साथ उस एड्रेस पर पहुंचने के लिए निकल जाती है, लेकिन इस सफर के दौरान फ्रेडी काफी नर्वस थी और इसीलिए वो बस ड्राइवर पे चिल्लाने लगती है कि गाड़ी मोड़कर यहाँ से वापस चलो, लेकिन टूना किसी तरह से उसे शांत कर उसके फादर के घर पर लेकर जाती है। फ्रेडी से मिलने के लिए उसके फादर का पूरा परिवार यहाँ पर इकट्ठा हुआ था। फ्रेडी की दादी रोते हुए उसके सामने अपना प्यार जाहिर करती है। वो फ्रेडी से कहती हैं कि बचपन में जब हमने तुम्हें अनाथालय भेजा था तब हमारे घर की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी और इसीलिए मजबूरी में हमें ऐसा करना पड़ा। वो रोते हुए फ्रेडी से अपने दिल की काफी सारी बातें कहती हैं, लेकिन फ्रेडी उनकी कोई भी बात नहीं समझ पा रही थी क्योंकि उसको कोरियन भाषा नहीं आती।
इसलिए टूना उसकी मदद करते हुए उन सारी बातों को ट्रांसलेट कर रही थी। फ्रेडी हमेशा से ही कोरियन लोगों को पसंद नहीं करती, इसलिए उसकी दादी की इमोशनल बातों का उस पर जरा भी असर नहीं हो रहा था। यहीं पर हम फ्रेडी के फादर को देख पाते हैं, जो काफी देर से बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे। वो इतने सालों बाद अपनी बेटी को देखकर काफी इमोशनल थे, लेकिन किसी तरह से अपने इमोशंस को दबाकर वो बिल्कुल खामोश थे। फिर अचानक से वो फ्रेडी के सामने अपनी एक इच्छा जाहिर करते हैं। वो फ्रेडी से कहते हैं कि यहाँ से जाने से पहले मैं तुम्हें हमारा होम टाउन दिखाना चाहता हूँ। ये वो जगह है जहाँ बचपन के कुछ दिन तुमने हमारे साथ बिताए थे। फ्रेडी उनके साथ जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन माहौल को देखते हुए वो ना नहीं कर पाती। इसके बाद वो टूना और अपने फादर के साथ उनका होम टाउन देखने के लिए निकल पड़ती है। इस पूरे सफर के दौरान फ्रेडी के फादर अपनी बेटी को देखकर काफी भावुक थे। वो फ्रेडी से उसके पास्ट के बारे में काफी कुछ पूछते हैं और यहाँ उन्हें पता चलता है कि फ्रेडी का सारा जीवन फ्रांस में बीता है। वो इस बात से खुश थे कि फ्रेडी को अच्छे लोगों ने अडॉप्ट किया और इसीलिए उसे एक अच्छी जिंदगी मिल पाई। लेकिन फ्रेडी को अपने फादर से बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो उनकी ज्यादातर बातों को इग्नोर ही कर रही थी। होम टाउन पहुंचने के बाद उसके फादर उसे इस जगह के बारे में काफी कुछ बताते हैं और साथ ही वो फ्रेडी को एक गिफ्ट भी देना चाहते थे। फ्रेडी अपने फादर से ये गिफ्ट नहीं लेना चाहती थी, लेकिन उनका दिल रखने के लिए उसे ये लेना ही पड़ता है। फिर एक जगह बैठकर वो फ्रेडी को उसकी मदर के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी मदर का नाम मीजा है और वो काफी पहले ही ये घर छोड़ के यहाँ से जा चुकी है। तुम्हारी मॉम हमेशा से अपनी जिंदगी को खुलकर जीना चाहती थी, लेकिन इस गांव के माहौल में उसे वो जिंदगी नहीं मिल पाई, इसलिए वो एक दिन हम सबको छोड़कर चली गई और कुछ समय बाद किसी दूसरे के साथ रहने लगी। इस समय फ्रेडी के फादर इतने इमोशनल थे कि उनकी बातें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन फ्रेडी उनको बीच में ही टोकते हुए यहाँ से वापस चलने को कहती है। इसके बाद वो अपने परिवार को अलविदा कहके टूना के साथ यहाँ से वापस जाने लगती है। रास्ते में उसे अपने फादर का एक मैसेज मिलता है, लेकिन कोरियन में होने की वजह से टूना इसे ट्रांसलेट करके बताती है। ये मैसेज काफी इमोशनल था, जिसमें उसके फादर एक्सेप्ट करते हैं कि उसको अडॉप्शन सेंटर भेजना उनकी एक भूल थी, लेकिन तब से लेकर आज तक एक भी ऐसा दिन नहीं गया जब उन्हें अपनी बेटी की याद न आती हो। फिर टूना की बात मानकर वो 2 दिन अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए वापस जाती है। यहाँ पर उसे अपनी फैमिली मेंबर से बहुत प्यार मिलता है। उसके फादर की बहन को हल्की फुल्की इंग्लिश आती थी, इसलिए वही उसके फादर और उसके बीच की बातों को ट्रांसलेट करती हैं। फ्रेडी के फादर उसके वापस आने से काफी खुश थे। वो उससे कहते हैं कि साउथ कोरिया ही तुम्हारा असली घर है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हम लोगों के साथ यहीं पर रहो। लेकिन फ्रेडी उनकी इस बात से नाराज हो जाती है। वो कहती है कि मैं साउथ कोरियन नहीं बल्कि फ्रेंच हूँ और मेरे फ्रेंच पेरेंट्स ही मेरे असली माता पिता हैं। उसके फादर ये सब बातें सुनकर काफी दुखी होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को भावनाओं में बहने से बचाते हैं। फिर रात को डिनर के बाद फ्रेडी की स्टेप मदर उससे मिलती हैं। वो फ्रेडी से कहती हैं कि तुम्हारे फादर हर रात शराब पीने के बाद तुम्हें याद करते हुए काफी रोते हैं, इसलिए मुझे काफी खुशी है कि तुम उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आई। और इसी तरह 2 दिन पूरे होने के बाद फ्रेडी यहाँ से वापस जाने लगती है। फ्रेडी के फादर नहीं चाहते थे कि वो यहाँ से कहीं जाए, लेकिन उसको रोकने के अपने सारे हक वो पहले ही खो चुके थे। अगले सीन में हम फ्रेडी को किसी पार्क में बैठे हुए देखते हैं। यहाँ वो अपनी फ्रेंच मदर को कॉल करके बताती है कि वो इस वक्त साउथ कोरिया में है। उसकी मॉम ये सुनते ही समझ जाती है कि फ्रेडी आखिर वहाँ क्यों गई है। वो फ्रेडी से कहती हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि हम दोनों वहाँ साथ चलेंगे। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे अंदर अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से मिलने की इच्छा आज भी जिंदा है, लेकिन मेरा यकीन करो कि तुम्हारे पेरेंट्स के लिए सिर्फ एक ही बात मायने रखती है और वो है तुम्हारी खुशी। इसके बाद यहाँ से जाने से पहले वो अपने फादर के दिए हुए गिफ्ट को यहीं छोड़ जाती है, जिससे ये साफ पता चलता है कि उसने आज भी अपने फादर को माफ नहीं किया है। फ्रेडी के अब कोरिया में बस कुछ ही दिन बचे थे और जाने से पहले वो अपनी बायोलॉजिकल मदर से भी मिलना चाहती थी, लेकिन आज तक उसकी मदर ने टेलीग्राम का कोई भी जवाब नहीं दिया और यही सब बातें फ्रेडी को अंदर ही अंदर काफी निराश कर रही थी। फिर एक दिन वो टूना और उसके कजिन के साथ फिर से पार्टी करने जाती है। यहाँ पर फ्रेडी फिर से कुछ ऐसी हरकतें करती है जो कोरियन लोगों के लिए थोड़ी अजीब थी। टूना का कजिन फ्रेडी के सामने अपने प्यार का इजहार करता है और उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ यहीं कोरिया में रहो। फ्रेडी उसकी बात को काफी हल्के में लेती है और हंसते हुए साफ तौर पे उसके प्यार को ठुकरा देती है। इसके बाद वो इन दोनों के सामने ही इस क्लब के डीजे के पास जाकर उससे फ्लर्ट करने लगती है। टूना का कजिन फ्रेडी को एक गिफ्ट देना चाहता था, लेकिन फ्रेडी उसे लेने से इनकार कर देती है और उससे कहती है कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए जरा सी भी फीलिंग नहीं है। टूना इस बात को काफी अच्छे से समझ चुकी है कि दिखने में फ्रेडी भले ही कोरियन हो, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से फ्रेंच है। इसके बाद लेट नाइट वो क्लब के डीजे के साथ अपने होटल रूम की तरफ जाने लगती है, लेकिन यहीं रास्ते में उसकी मुलाकात उसके फादर से होती है। वो फ्रेडी के सामने काफी गिड़गिड़ाते हैं कि वो साउथ कोरिया छोड़ के यहाँ से ना जाए, लेकिन फ्रेडी की नज़र में तो उनकी सारी बातें बकवास हैं। वो अपने फादर को फिर से याद दिलाती है कि वो एक फ्रेंच लड़की है
और इसलिए उसकी नज़र में कोरियन लोग और यहाँ का लाइफस्टाइल बहुत ही बोरिंग है। उसके फादर के काफ़ी गिड़गिड़ाने पर भी वो उनकी बात नहीं मानती और यहाँ से चली जाती है। इसके बाद कहानी में हमें 2 साल बाद का समय दिखाया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि पिछले 2 साल से फ्रेडी कोरिया में ही थी, लेकिन इन 2 सालों में वो अपने फादर और कोरियन दोस्तों के कांटेक्ट में नहीं रही। फ्रेडी के अंदर लोगों को लेकर बिल्कुल भी इमोशंस नहीं है और यही वजह है कि पिछले 2 सालों में उसने काफी सारे नए बॉयफ्रेंड्स बनाए। इन्हीं में से एक मिड एज आदमी है आंद्रे, जिससे टिंडर डेट पे मिलने के लिए वो आज यहाँ पर आई थी। इस डेट पर वो फ्रेडी से कहती है कि आज मेरा बर्थडे है, लेकिन बचपन से ही मैं अपने बर्थडे से नफरत करती आई हूँ। इसके पीछे की वजह शायद ये है क्योंकि वो एक एडॉप्टेड चाइल्ड है जिसको उसके माँ बाप ने पैदा होते ही छोड़ दिया था। इसके बाद हम फ्रेडी को एक कोरियन लड़के के साथ देखते हैं जो उसका लंबे समय से बॉयफ्रेंड रहा है। फ्रेडी ने इसी तरह के और भी कुछ दोस्त यहाँ पर बना रखे थे। वो सब लोग फ्रेडी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इस बिल्डिंग के बेसमेंट में बने क्लब में इकट्ठे होते हैं और ना चाहते हुए भी फ्रेडी को भी इन सबको ज्वाइन करना ही पड़ता है। अपने इन नए कोरियन दोस्तों की वजह से फ्रेडी अब ड्रग्स जैसे नशे भी करने लगी थी। इन्हीं लोगों में से एक फ्रेडी की फीमेल फ्रेंड है जिसको फ्रेडी ने अपनी जिंदगी की सारी कहानी बता रखी थी। फ्रेडी उसको बताती है कि एडॉप्शन सेंटर वाले साल में सिर्फ 3 बार ही किसी को टेलीग्राम भेज सकते हैं और पिछले 2 सालों में उन्होंने मेरी मदर को 6 बार टेलीग्राम भेजा, लेकिन आज तक उन्होंने कभी कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अभी 5 दिन पहले ही मेरी मदर ने उस टेलीग्राम का जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहती। और यहाँ हमें पता चलता है कि यही वो वजह है जिस कारण फ्रेडी पिछले 2 सालों से कोरिया में ही रह रही थी। फ्रेडी के कोरियन फादर उसे आज भी काफी सारे मैसेजेस करते हैं, लेकिन पिछले 2 सालों में फ्रेडी ने उनके किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दिया। इसी तरह समय बीतता जाता है, लेकिन फ्रेडी को अपनी मदर की आज तक कोई खबर नहीं मिली। इसके बाद कहानी में हमें यहाँ से 5 साल बाद का समय दिखाया जाता है। फ्रेडी आज भी साउथ कोरिया में ही रहती है, लेकिन वो पहले से काफी ज्यादा मैच्योर और शांत हो चुकी है। उसने ड्रग्स लेना और दोस्तों के साथ पार्टी करना अब बंद कर दिया है, लेकिन आज भी उसमें पहले की तरह बहुत ज्यादा इमोशंस नहीं है। वो काफी सालों बाद अपने इस नए बॉयफ्रेंड के साथ अपने फादर से मिलने वाली थी। उसके फादर की सिस्टर भी उनके साथ फ्रेडी से मिलने के लिए आती है, क्योंकि इतने साल कोरिया में रहने के बाद भी फ्रेडी को कोरियन लैंग्वेज नहीं आती, इसलिए उन्हें ही इन बाप बेटी के बीच का ट्रांसलेटर बनना पड़ता है। फ्रेडी के फादर इतने साल बाद अपनी बेटी को देखकर काफी खुश थे। फ्रेडी उनको ये बात नहीं बताती कि वो पिछले 7 सालों से कोरिया में ही थी। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि पिछले 1 साल में फ्रेडी और उसके फादर के बीच के रिश्ते ठीक हो चुके हैं और अब फ्रेडी उनके मैसेजेस का जवाब भी देने लगी है। इसी वजह से फ्रेडी के फादर ने अब शराब पीना काफी कम कर दिया है और वो खुशी खुशी अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। फ्रेडी के फादर आज भी यही चाहते हैं कि वो उनकी फैमिली के साथ कोरिया में ही रहे, लेकिन वो जानते हैं कि फ्रेडी ऐसा कभी नहीं करने वाली। फ्रेडी इन दोनों को बताती है कि पिछले 7 सालों में उसने अडॉप्शन सेंटर की हेल्प से अपनी मॉम से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन फ्रेडी की मॉम ने उससे मिलने से साफ इनकार कर दिया। इस मुलाकात ने फ्रेडी के पुराने जख्मों को फिर से ताजा कर दिया था, इसलिए बाद में जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल की तरफ जा रही थी तो बिना किसी वजह के ही वो अपने बॉयफ्रेंड से ऐसी बातें करने लगती है जिससे उसे हर्ट हो। वो समझ जाता है कि फ्रेडी पूरी तरह से मेंटली स्टेबल नहीं है और इसीलिए वो फ्रेडी से ब्रेकअप करके वहां से चला जाता है। इसी तरह कुछ समय और बीत जाता है। फ्रेडी आज भी पहले की तरह खुद में बिल्कुल अकेली है। फिर एक दिन अचानक से ही फ्रेडी के पास अडॉप्शन सेंटर से कॉल आता है। यहाँ उसे पता चलता है कि उसकी कोरियन मॉम उससे मिलने के लिए राजी हो गई हैं। अगले सीन में हम फ्रेडी को उस अडॉप्शन सेंटर के अंदर बैठा हुआ देखते हैं। यहाँ की इंचार्ज फ्रेडी को उसकी मदर से मिलवाने से पहले यहाँ की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन समझाती है। फ्रेडी को अभी भी इस बात का डर था कि कहीं उसकी मदर उससे मिलने के लिए नहीं आई तो क्या होगा। इंचार्ज फ्रेडी से कहती है कि मैंने खुद तुम्हारी मदर से फोन पे बात की थी, उनकी टोन को सुन के मुझे ऐसा लगा कि वो खुद भी तुमसे मिलना चाहती हैं। इसी बीच इन दोनों को खबर मिलती है कि फ्रेडी की मदर यहाँ पहुंच चुकी हैं। फ्रेडी पिछले 7 सालों से इसी दिन के इंतजार में थी, लेकिन आज जब ये दिन आया तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर कैसे रिएक्ट करे। उसकी मदर रूम में एंटर करके फ्रेडी को रोता हुआ देखती है। इस मौके पर उन्हें भी अपनी गलतियों का शायद थोड़ा बहुत एहसास तो हुआ होगा। फ्रेडी उनके साथ नजरें नहीं मिला पाती और मुंह नीचे करके बस चुपचाप रोती ही रहती है। वो फ्रेडी को सहारा देते हुए उसके सर पर हाथ फेरती हैं और उसके गले लगकर ये दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। जाने से पहले वो फ्रेडी को एक नोट देती हैं जिसमें उसकी मदर की जीमेल आईडी लिखी हुई थी, ताकि ये दोनों आगे भी मैसेजेस के जरिए एक दूसरे से कांटेक्ट में रहें। इसके बाद यहाँ से 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है। फ्रेडी अब फ्रांस लौट चुकी थी और वो पहले की तरह ही खाना बदोशकी की जिंदगी जी रही है। वो आज भी अपने फादर के साथ मैसेजेस के जरिए बात करती है।
लेकिन अपनी मदर की जीमेल आईडी होने के बावजूद उसने पिछले 1 साल में उनसे कभी कांटेक्ट नहीं किया। फिर आज वो अपनी मदर के लिए एक अच्छा सा मैसेज लिखती है जिसमें वो बताती है कि वो पहले से काफी खुश है और इस बात की माफी मांगती है कि पिछले 1 साल में उसने उनसे कभी कांटेक्ट नहीं किया। वो लिखती है कि कोरिया आने के बाद वो एक बार फिर से उनसे मिलना चाहती है कि सब कुछ लिखकर वो इस मैसेज को सेंड कर देती है, लेकिन वो देखती है कि ये मैसेज तो सेंड हुआ ही नहीं। चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि ये जीमेल आईडी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। कि सब कुछ होता देख वो थोड़ी मायूस हो जाती है और उसे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा। भले ही ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ सवाल अभी भी बचे थे। इस फिल्म के एंड को हम 2 अलग अलग नजरियों से देख सकते हैं। पहला तो ये कि फ्रेडी की मदर ने उसे जानबूझ के गलत ईमेल आईडी दी होगी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो आगे कभी फ्रेडी के कांटेक्ट में रहे। और दूसरी थ्योरी ये भी हो सकती है कि इस जीमेल का गलत होना शायद बस एक इत्तेफाक था। फिल्म के राइटर ने इस कहानी के माध्यम से एक अडॉप्टेड चाइल्ड की जिंदगी में होने वाले मेंटल ट्रॉमे को दिखाया है। फ्रेडी जब तक साउथ कोरिया नहीं आई थी उसकी लाइफ काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन जब उसको ये पता लगा कि उसको पैदा करने वाली मदर ही उससे मिलना नहीं चाहती तो इस बात से उसे काफी हर्ट हुआ और धीरे धीरे इसने मेंटल ट्रॉमे का रूप ले लिया। और कहीं ना कहीं आज भी फ्रेडी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को लेकर डाउट में ही जी रही थी। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर समाप्त होती है।